नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर जीव मतलब लाइफ रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसी पर तो जीवन की पूरी निरंतरता, उसका कंटिन्यूएशन टिका हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि क्यों, वाई रिप्रोड्यूस। फिर डीएनए के रोल पर आएंगे जो कि लाइफ का ब्लूप्रिंट है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके देखेंगे और आखिर में इंसानों में ये कैसे होता है और इससे जुड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? ये अस्तित्व का एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। और पता है, ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि देखो, किसी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी तो है नहीं। मतलब खाने या सांस लेने जितना जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर जीव अपनी इतनी सारी एनर्जी इस काम में क्यों लगाते हैं? और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एक इंडिविजुअल को जिंदा रखते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन, ये वो अकेली चीज है जो पूरी स्पीशीज को जिंदा रखती है। मतलब ये किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो सवाल ये है कि स्पीशीज अपना अस्तित्व बनाए कैसे रखती है? इसका जवाब छिपा है लाइफ के कोर इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। चलिए डीएनए को समझते हैं, जो कि जीवन का ब्लूप्रिंट है। तो ये डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे शरीर की बनावट की सारी जानकारी होती है। ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो माँ बाप से बच्चों तक जाता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो रिप्रोडक्शन का मतलब है इसी ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपिंग भी शामिल है, वो 100% परफेक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें छोटे मोटे बदलाव आना तय है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये जो छोटे मोटे बदलाव है ना, ये असल में गलतियां नहीं हैं। इनको कहते हैं वेरिएशंस, यानी विभिन्नताएं। और यही तो एवोल्यूशन का बेस है। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कोई भी स्पीशीज बदलते हुए एनवायरनमेंट में, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसमें अडैप्ट कर पाती है, खुद को बचा पाती है। तो फिर इस डीएनए ब्लूप्रिंट की कॉपियां बनती कैसे हैं? देखिए, लाइफ के पास इसके कई तरीके हैं और सबसे सिंपल है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां सिर्फ एक ही पेरेंट काफी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई शानदार तरीके हैं। जैसे अमीबा में होता है विखंडन, मतलब एक सेल दो में बंट जाता है। स्पाइरोजाइरा में होता है खंडन, जहां वो टुकड़ों में टूटकर नए जीव बना लेता है। प्लेनेरिया में तो पुनरुद्भवन की गजब की पावर होती है, मतलब एक कटा हुआ हिस्सा भी पूरा का पूरा नया जीव बन सकता है। और फिर हाइड्रा में मुकुलन होता है और राइजोपस जैसे फंगस बीजाणुओं से फैलते हैं। मतलब लाइफ की एफिशिएंसी सच में हैरान कर देती है। अच्छा, अब आते हैं रिप्रोडक्शन के अगले और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पर, यानी लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां दो पेरेंट्स मिलकर एक नई जनरेशन बनाते हैं। ये डाइवर्सिटी का एक असली सेलिब्रेशन है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना एफिशिएंट है, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एवोल्यूशन हुआ ही क्यों? इसमें तो दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका जवाब है और भी ज्यादा और बहुत तेजी से वेरिएशंस पैदा करने के लिए, सिर्फ कॉपिंग एरर्स से कहीं ज्यादा तेजी से। तो नेचर ने इसका सॉल्यूशन निकाला। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए को मिलाकर एक बिल्कुल यूनिक ऑफस्प्रिंग बनाने का तरीका। इससे वेरिएशंस के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो स्पीशीज को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें फूलों वाले पौधों में देखने को मिलता है। फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पुंकेसर जो मेल पार्ट है और स्त्री केसर जो फीमेल पार्ट है। जब पुंकेसर से परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। और उसके बाद होता है निषेचन, जिससे युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जो आगे चलकर बीज बन जाता है। चलिए अब पौधों से अपनी स्पीशीज पर आते हैं, समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया इंसानों में कैसे काम करती है। इंसानों में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की शुरुआत होती है यौवनारंभ से, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। ये वो दौर है जब शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इस दौरान लड़के और लड़कियों में अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, वहीं लड़कों में
दाढ़ी, मुंह छाना और आवाज का भारी होना जैसे साइंस दिखते हैं। और हाँ, कुछ बदलाव जैसे जननांगी एरिया में बालों का उगना दोनों में कॉमन होते हैं। इन सब बदलावों के पीछे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का मेन काम है स्पर्म बनाना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी एग सेल्स बनाती हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटरस में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यूटरस में इम्प्लांट हो जाता है। अब उसे सारा नरिशमेंट मां के खून से मिलता है, और ये होता है एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू के जरिए जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा मां और बच्चे के बीच लाइफ की एक ऐसी कड़ी है जो करीब 9 महीने तक बच्चे को पोषित करती है। लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ती है, और यहीं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से कुछ बीमारियां भी फैल सकती हैं, जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या एसटीडीज कहते हैं। इनमें बैक्टीरिया से होने वाले गोनोरिया और सिफिलिस हैं, और वायरस से होने वाले मस्से और HIV एड्स शामिल हैं। सही जानकारी ही इनसे बचने का सबसे पहला कदम है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं। इनमें कॉन्डम जैसे बैरियर मेथड्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, कॉपर टी जैसी डिवाइसेस हैं, और वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी जैसे सर्जिकल मेथड्स भी शामिल हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोशल एंगल भी है। भारत में समाज में एक हेल्दी सेक्स रेशियो बनाए रखने के लिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लगाना एक कानूनी अपराध है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, किसी समाज के लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज्यादा बड़ी वजह क्या है? उस समाज की जनसंख्या का आकार, या फिर उस समाज में फैली हुई सामाजिक असमानता? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी को सोशियोलॉजी से जोड़ता है और हमें एक गहरी सोच में डाल देता है।